लोन, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, जीडीपी, इन सब से हमारा क्या वास्ता। अब मुझे पता है कि ये सब वर्ड्स को सुनकर आप लोग यहाँ पर वीडियो को स्किप करने पर जाएंगे, पर मैं आपको बोल दूं कि आज की वीडियो का बिल्कुल भी मत स्किप करना, क्योंकि आज ये हर इंडियन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम यहाँ पर आपको कुछ भी क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे इकोनॉमिक ये सब समझाने नहीं आए, बड़े सिंपल और सरल भाषा में आपसे बात करेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। जब भी हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं या फिर जब भी हम अपने पैसे सेव करते हैं तो हम या तो उसको बैंक की एफडी में डालते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। बट क्या आपने कभी सोचा कि जिन कंपनीज पर आप इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनीज आपका पैसा लेकर कहां पर इन्वेस्ट करती हैं? ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो रिसर्च करने से ये पता चलता है कि ये कंपनीज दुनिया की सबसे सेफेस्ट एंड सिक्योरेस्ट जगह पर आपके पैसे इन्वेस्ट करती है, क्योंकि आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलने चाहिए और साथ ही साथ कंपनी की इमेज भी अच्छी बनी रहनी चाहिए। तो अब थोड़ा आपको समझ आया कि हम आपके पैसे की बात नहीं कर रहे, आप जिन कंपनीज पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनीज आपके पैसे लेकर कहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। अब बात यहाँ पर 1999 की है, जब अमेरिका में जितने भी टेक्निकल कंपनीज थी वहाँ पर जिन लोगों का भी पैसा लगा हुआ था, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और नॉर्मल लोगों का, वहाँ पर उनको रिटर्न बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है, जब किसी भी जगह पर आप पैसे लगाओगे और आपको रिटर्न कम मिलेगा तो लोग वहाँ से एग्जिट करेंगे ही। तो जब इतने ज़्यादा लोग और इतने ज़्यादा इन्वेस्टर्स अभी वहाँ से एग्जिट कर गए तो उनको अपने पैसे कहीं ना कहीं पर तो इन्वेस्ट कर रहे थे। और उस टाइम अमेरिका में हाउसिंग और रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, डिमांड सप्लाई से भी ज़्यादा थी। तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें rather than कोई भी टेक्निकल सेक्टर के अंदर। और उस टाइम जिन लोगों को भी अपने घर चाहिए थे, अपने पर्सनल घर चाहिए थे, अब उन लोगों को बैंक्स ने भी लोन देना शुरू कर दिया था। अब बैंक्स को बस वो सिक्योरिटी दिखा रहे थे और बैंक आसानी से उनको एक अच्छे इंटरेस्ट के साथ घर दे रही थी, क्योंकि वहाँ पर लोगों को भी समझ में आ गया था कि कुछ सालों के अंदर घरों की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आज वो कोई चीज़ को बना लेंगे तो कुछ समय बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़नी तो थी ही। तो बैंक्स ने भी ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी देखकर और अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ इन सभी लोगों को लोन देना स्टार्ट कर दिया। और अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वही सिस्टम जो कि बैंक्स की ही तरह लोगों को लोन देते हैं, बट इनका फंडा हाई रिटर्न्स लेने का होता है, वो भी जल्द से जल्द। यहाँ पर इनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि हम भी लोगों को अच्छे इंटरेस्ट पर फंड्स देंगे ताकि लोग अपने घर बना सके। और जब इन्होंने ये लॉन्च किया तो काफी लोग इनसे लोन लेने आए भी और सब कुछ अच्छा जाने लगा। और साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कोई डर भी नहीं था कि अगर लोगों ने फंड्स को रीपे नहीं किया, अगर लोगों ने लोन्स को रीपे भी नहीं किया, तो ऑलरेडी डिमांड तो काफी ज्यादा है ही, तो वो ही घर को एक्वायर करके वो दोबारा से हायर प्राइसेस में सेल कर देंगे। तो यही माहौल को देखकर बाकी कंट्रीज को भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। उनको लगा कि अगर वो भी अपने पैसों को अमेरिका में इन्वेस्ट कर देंगे तो उस टाइम के बाद उनको अच्छे रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। तो जब कितनी बार की जो कंपनीज थी उन्होंने अपने लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर अमेरिका की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। और उन्होंने जब इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो मांगेंगी, कुछ ना कुछ तो इंश्योरेंस मांगेंगी। तो अमेरिका के फेडरल बैंक सबसे बड़ी बैंक है, उसने अपना ठप्पा दिखाकर इनको एश्योरिटी दे दी कि आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स एकदम सिक्योर एंड सेफ हैं। और ऐसे ही 2 से लेके 3 साल तक लगातार ऐसे सिस्टम चलता रहा जो कि एकदम जेन्युइन था। बट अब वो लोग खत्म हो गए। अब ऐसे कितने ही लोग होंगे जो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देकर अपने अच्छे फाइनेंशियल सिस्टम को दिखाकर लोन ले लेंगे। अब उन लोगों की गिनती तो खत्म होनी ही थी, बट डिमांड घरों की फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उस चीज़ को प्रिक्योर करने के लिए बैंकिंग सिस्टम ने अपनी बर्बादी का रास्ता शुरू किया। अब इन्होंने क्या किया, एक इमॉर्टल लोन्स वाली स्कीम को लॉन्च कर दिया। अब इस स्कीम के अंदर वो लोग आते थे जिनका ना तो कोई फाइनेंशियल अच्छा है, ना वो ज़्यादा कमा पाते, ना ही उनकी कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसको वो दिखाकर बैंक से लोन ले सकें। अब बैंक्स ने और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इन लोगों को लोन देना शुरू कर दिया अपने घर बनवाने के लिए। अब बात यहाँ पर रे आती है कि जब इतना ज़्यादा ये लोन दे रहे थे तो बैंक्स को कोई भी डर नहीं था, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि कुछ साल में तो इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी। तो जब ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी तो अगर ये लोग इंटरेस्ट या फिर लोन की रीपेमेंट नहीं भी कर पाएंगे तब भी हम लोग उस घर को काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पर एक्वायर करके बेच देंगे, तो हमें तो कोई घाटा होना ही नहीं है। तो बैंक्स ने फेड का ठप्पा दिखाकर सभी लोगों को फ्री में लोन देना शुरू कर दिया। तो ये कई सालों तक चलता रहा। बैंक्स के काफी ज्यादा पैसे लगने शुरू हो गए क्योंकि कई ज्यादा लोग ऐसे थे जो कि लोन्स को फ्री में ले रहे थे। एंड जब ये बबल ट्रैप फटना शुरू हुआ तब तक लोन रीपे करने का टाइम आ चुका था। एंड काफी ज्यादा लोग जो काबिल नहीं थे उन्होंने तो लोन रीपे नहीं किया।
एंड साथ ही साथ सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो डिमांड की लाइन को भी क्रॉस कर चुकी थी। एंड उसके साथ क्या हुआ कि मार्केट में पैनिक क्रिएट होना शुरू हो गया, और जब बैंक्स एक्वायर किए हुए घरों को मार्केट में बेचने गई तो लोग अब वही घर को कम दाम में खरीद रहे थे। इससे बैंक्स को काफी नुकसान हुआ क्योंकि बैंक्स के पास अब पैसे नहीं आ रहे थे। इससे निपटने के लिए बैंक्स ने काफी तरकीब लगाई, लोन के इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया, पर ये चीज लोगों को समझ आ चुकी थी। अब वही लोग जो सिक्योरिटी के साथ लोन को रिपे कर रहे थे, उन्होंने घरों को ही वापस देना समझा इंस्टेड ऑफ लोन की अमाउंट को देना। तो अब आप इस सिचुएशन को समझ पा रहे हो, लाखों लोग और लाखों लोगों का करोड़ों का लोन और पैसे कहीं से भी नहीं आ रहे हो, और इतनी क्रिटिकल कंडीशन होने के बाद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये चीज़ समझ में आ गई और उन्होंने अपना पैसा भी बैंक से निकालना शुरू कर दिया। उनको ये पता था कि ये जो इमॉर्टल वाली जो लोन की स्कीम है ये इन बैंक्स वालों की ही तरकीब थी, तो उन्होंने भी अपना पैसे को सेव करना शुरू कर दिया। तो अब इस सिचुएशन को समझो कि लोगों के पैसे भी बाहर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वालों ने भी अपने पैसे को बाहर एग्जिट कर दिया, और ना बैंक्स अब लोन देने की कंडीशन में है, और साथ ही साथ जितनी बाहर की कंट्रीज के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, बाहर के इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने अपना पैसा यहाँ पर लगाया, बाकी गवर्नमेंट्स ने अपना पैसा लगाया, वो सब भी अब दबाव में, अब उनका प्रेशर भी पड़ रहा है और कहीं से भी पैसे के फंड्स अब आ नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा, क्राइसिस आएगा, बैंक्स क्या होंगी, डूबेंगी। तो ये क्या कह सकते हैं, इसको हम एनपीए कहेंगे, इसको हम फ्रॉड कहेंगे। अब इसका होना क्या था, अब इससे होना था स्टॉक मार्केट क्रैश। अब जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो कुछ ही दिनों के अंदर ये सभी के सभी शेयर्स 95% तक गिर गए, सब कौड़ियों के भाव पर बिकने लग गए। और जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी क्रैश आता है तो वो एक कंपनी को नहीं, सभी को ले डूबता है, क्योंकि जब भी कभी इकोनॉमिक रिसेशंस आते हैं तो अकेले नहीं डूबते, सभी साथ में डूबते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और जब लेमैन ब्रदर्स का कोलैप्स हुआ तब सभी कंपनीज दूसरे दिन ही धड़ाम से गिर गई, और तब अमेरिका की इकोनॉमी तो क्राइस हुई, बट बाकी जितनी कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी भी क्राइस हुई। और यही था 50 साल का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन जो कि 2008 में हुआ था। और आप सोच लो एक चीज कि जिन लोगों के भी उस टाइम पर बैंक्स में उनके पैसे सेफ थे, उनको ये लग रहा था कि सेफ थे, बट सोचो कि उनके पैसों की उस टाइम पर क्या सिक्योरिटी थी, कितना खतरा था। इसीलिए हम चाह रहे थे कि आपको ये सारे के सारे फैक्ट्स पता होने बहुत ही जरूरी हो। इसके कारण पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई और इंडिया की जीडीपी को भी 2 से 3% का इम्पैक्ट पड़ा। और साथ ही साथ हमारे इंडिया की आईसीआईसी बैंक का ही इस यूएस स्कीम में पैसा इन्वेस्टेड था। आप सोच सकते हैं कि आपका ही रखा हुआ पैसा, आपका ही उनके बैंक अकाउंट्स में रखा हुआ पैसा कहां पर जाकर इन्वेस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, पिछले साल यस बैंक में रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई कि आप सेविंग अकाउंट में पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि बैंक्स डूब रहे थे। और दूसरा ये कि अगर आप लोग शेयर मार्केट में हो तो मैं आपको एक बात बता दूं, आज इंडिया में सबसे बड़ी फंडामेंटल वाली कंपनी कौन सी है, रिलायंस, जो इंडिया का 60% मार्केट कैप को कंट्रोल कर रखती है। तो अगर मान लीजिए कि अगर रिलायंस कहीं गलती से प्राइस से क्रैश कर जाए तो इंडिया की 60% मार्केट को गिराने का पूरा दम रखती है। और बाद में हम लोग को ये पता ही नहीं चलता कि अगर कोई चीज़ क्रैश कर रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। उसके कारण होते हैं इन्हीं कंपनीज की गलत इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इनकी गलत इन्वेस्टमेंट सब लोग को ले डूबती है। हम लोग तो एक अच्छा फंडामेंटल सोचकर इन्वेस्ट करते हैं, बट हम लोग को ये पता ही नहीं होता कि बैक एंड में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अब मैं मानता हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर अगर आप इन्फोसिस या कुछ विप्रो जैसी कंपनीज में पैसे लगाते तो शायद पैसे आपके डबल भी हो जाते, बट मैं आपको ऐसे दर्जनों कंपनीज दिखा सकता हूँ जो 2 से 3 सालों के अंदर खत्म ही हो गई। तो इसके अंदर कोई भी हमारे पास गारंटी नहीं होती। और सिमिलरली अगर हम अब लेटेस्ट एग्जांपल की बात करें तो येस बैंक ही ले लो। अब 2 साल पहले 250 रुपये पर थी, अच्छे फंडामेंटल था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। अब लोग तो फंडामेंटल सब कुछ सोच के पैसे लगा रहे हैं, बट अचानक से 2 दिन के अंदर एनपीए आ गया, जब क्रैश कर गई तो आज उसका शेयर 15 रुपये पर चल रहा है। आप सोचो जिस बंदे ने 250 रुपये के भाव पे खरीदा होगा उसकी आज क्या कंडीशन हो गई। तो यही सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करिए लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज ज़रूर रखिए, क्योंकि आज के टाइम पे आपका पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप खुद सोच लीजिए, कहीं भी आपकी जीवन भर की इनकम इन्वेस्टेड है तो उसके बारे में आपका कुछ तो जानना बनता है। तो उसी के बारे में आप कहीं पर 10 मिनट जाकर पढ़ सकते हैं या फिर हर हफ्ते हमारी 10 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। तो इसके साथ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेश्चन अराइज हो रहा हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन सेवा में हाजिर है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।